वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार मैं लेके आई हूं कौन सा मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया। और कहाँ जाएंगे अपन, ठीक है, कौन सा, एब्रॉड सेट। याद करो मैंने बताया था कि जो सीबीएसई वो 3 सेट्स निकालता है, मतलब 3 पेपर निकालता है। एक दिल्ली के अंदर वाला, एक आउटसाइड दिल्ली जिसको जनरली हम ऑल इंडिया लेवल बोलते हैं, और तीसरा वाला आता है कौन सा, एब्रॉड में। एब्रॉड में मैम कौन सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं बाहर भी इंडिया के, ठीक है, तो उनके लिए जाता है। वापस जहां भी तुमको सेट 1, सेट 2, सेट 3 दिखा हुआ रहे तो सारे सेट अंदर के अंदर क्वेश्चन सेम रहते हैं। सिर्फ क्या गड़बड़ रहता है, गड़बड़ मतलब क्या, ऊपर नीचे सिर्फ क्वेश्चन ऊपर नीचे अलाइनमेंट गड़बड़ रहता है। अलाइनमेंट मतलब ऊपर नीचे पूरे शफल हुए रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी 2 डिस्कस कर चुके हैं, आज हम तीसरा डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा, 2019 का एब्रॉड सेट 1। कहाँ पे, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। अब बोलोगे मैम हम एब्रॉड वाला क्यों सॉल्व कर रहे हैं? अरे कोर्स तो सेम है ना, अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। आया कुछ समझ में? क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जो एब्रॉड में इस बार क्वेश्चन दिए थे वो अगले साल तुम्हारे मेन में, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आ गए। तो अपन को तो क्वेश्चन लगाने से मतलब होना चाहिए। ये मत देखो कि एब्रॉड है, दिल्ली है कि ऑल इंडिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टेट द फंक्शन ऑफ मास सेल इन एलर्जी रिस्पॉन्स। तो जैसे ही एलर्जी आया, एलर्जी से क्या याद आया मैम? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ही हम इनहेल कर ले या खा ले या जिसके कांटेक्ट में हम आ जाए तो हमारी बॉडी एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स देने लगती है। तो उसको कुछ और नहीं भैया, एलर्जी बोलते हैं ना। जैसे तुम गए, धूल मिट्टी, घर पे सफाई हो रही है, दिवाली के टाइम पे तो जो सफाई होती है भयंकर वाली, हाँ बाकी टाइम पे भी होती है पर दिवाली पे तो एकदम नेक्स्ट लेवल चलता है। तो जैसा सफाई हो रही है तो शुरू हुआ खांसना। तो बेसिकली क्या था, तुम खांस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें उस डस्ट की एलर्जी है। कैसे पता चला? या तो खांस रहे हो, इतना खांस रहे हो कि नॉर्मल नहीं कि मैं जैसे करके दिखा रही हूँ, एकदम भयंकर वाला खांस रहे हो कि पूरे लाल हो गए, या छींक रहे हो, छींकते जा रहे हो, नाक से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, ठीक है, फिर ऐसे रेडनेस हो रही है, अनईजी लग रहा है, हो सकता है वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा, हेडेक होने लगा। तो ये सब क्या है? एलर्जी के सिम्टम। अब कुछ लोगों को डस्ट की एलर्जी है, कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर फूड रहता है, जैसे सी फूड होता है या फिर तीखा, इनफैक्ट उसकी भी एलर्जी है। या फिर कुछ लोगों को धूप की एलर्जी है कि ओ माय गॉड माय स्किन विल गेट टैन, है ना, ऐसा वो एलर्जी नहीं है, दैट इज डिफरेंट। एलर्जी मतलब जैसे ही धूप में निकले तो क्या हो गया, तुम्हारा वो उतना पर्टिकुलर चीज एकदम डार्क पड़ गई, एकदम रेड पड़ गई, ठीक है, और वहां पे इचिंग हो रही है, तुमको रेडनेस आ रहा है, हो सकता है पूरी स्किन स्वेल हो जाए। तो भैया बॉस कुछ तो गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है? तुम्हारी बॉडी के इम्यून जो रिस्पॉन्स है, ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं जो सेल्स है, वो बोल रहे हैं कि जरा सा हम कांटेक्ट में आएंगे उस सब्सटेंस का और हम क्या क्रिएट करेंगे, एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स। याद आया? अच्छा, जो सब्सटेंस एलर्जी क्रिएट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलर्जेंस, ठीक है। अब इसमें मदद कौन करता है एलर्जी का पूरा नाटक ड्रामा क्रिएट करने में बॉडी के अंदर? मास्ट सेल। अच्छा बताओ कौन सी एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व रहती है? IgE। अच्छा, कौन से 2 केमिकल इन्वॉल्व रहते हैं मैम? हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। बस अब देखो यही सब कुछ लिखना रहेगा। स्टेट द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल इन एलर्जी रिस्पॉन्स। स्टार्ट करते हैं। मास्ट सेल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल विच कंटेन ग्रैन्यूल्स। मतलब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत 11 का याद आ रहा होगा तो हमने वहां पे जो WBC 2 कैटेगरी की पढ़ी थी, कौन सी? ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाती है? ग्रैन्युलोसाइट। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सच एज हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। मतलब अगर कोई भी चीज ऐसे सूज गई है, रेड हो गई है ना, और फूल गई है, तो बेसिकली कौन से सेल ने अपना कमाल धमाल दिखाया है तुम्हारी बॉडी में? मास्ट सेल ने। तो अब याद रखना, अगर तुम कुछ खा रहे हो, या अभी तो समर का सीजन था, पोलन, अभी तो नहीं, खैर अब तो आम आ गए, पर पहले पोलन्स आते थे। कुछ लोग को जैसे ही पोलन इनहेल करेंगे, मतलब पोलन भी मैम क्या हुआ, एक अलर्जन, तो होगा क्या, उनकी बॉडी स्वेल हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, एलर्जन जो स्वेल हो रहा है वो किसका रिजल्ट है? मास्ट सेल का रिजल्ट है। देखो, देयर ग्रैन्यूल कंटेन केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड हेपारिन। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए बोलना है, तो हिस्टामाइन एंड हेपारिन होता है, ठीक है, विच हेल्प
in in mediating these inflammatory response, जो क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। इतना हुआ क्लियर, आई बात समझ में? मूव करें आगे, चलो अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। तो भैया इंटरफेरॉन तो वो केमिकल है, कौन से केमिकल मैम? जो बेचारे हमारे बॉडी के केमिकल जो वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, तो वो मरते मरते क्या करते, चिल्लाते हुए जाते, बचाओ 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 बचाओ, नहीं चिल्लाते जाते, वो बोलते सुन लो गांव वालों, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, बच जाओ खुद। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं चिल्लाते, वो कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? इंटरफेरॉन। तो देखो जरा, इंटरफेरॉन आ प्रोटीन सीक्रेटेड बाय, किसने चिल्लाया था? वायरस इन्फेक्टेड सेल। और क्यों चिल्लाया था? ताकि पूरे गांव वालों, अब गांव वालों मतलब लिटरली गांव वाला नहीं, गांव वाला हमारी बॉडी में मतलब बाकी के पूरे बचे हुए सेल है ना। अच्छा, तो गांव वालों को क्या बताना चाह रहा था कि यहां हुआ है वायरस का इन्फेक्शन, तो पहले तो तुम बच जाओ। ठीक है, अपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। और दूसरा ये तरीका है कि जो हमारी डिफेंस है उसको यहाँ भेजो, कुछ साफ सफाई कर ले, है ना, कुछ डिशूम डिशूम कर ले। चलो देखो, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोटेक्टिंग द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो क्या है इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन एक केमिकल है जो कौन रिलीज करता है? जो सेल जिसका किसके साथ डैमेज हो चुके हैं? वायरस के साथ, या वायरस इन्फेक्टेड सेल मरते हुए या डैमेज होते समय एक केमिकल रिलीज करता है जो बताता है बाकी के बॉडी के बचे हुए सेल्स को कि यहाँ हमला हुआ है, तो तुम बच जाओ। आई बात समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। तुमने स्पेसिफिकली अल्फा इंटरफेरॉन पढ़ा हुआ है, बुक में अल्फा इंटरफेरॉन करके भी लिखा है, पर वापस अल्फा पूछे या बीटा पूछे ना, अल्फा या सिर्फ इंटरफेरॉन पूछे, अपन को आंसर अपना वही चलने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ सेल दैट रिसीव अ रिकॉम्बिनेंट जीन कॉल? बताओ जल्दी कि एक सेल जो है जो रिकॉम्बिनेंट जीन रिसीव करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? अरे रिकॉम्बिनेंट सेल बोलेंगे बाबा। अ सेल दैट रिसीव a recombinant gene is called transformed या recombinant cell। अब ट्रांसफॉर्म क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ गया है? उसमें वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। याद करो, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर और चला गया। तो ये कौन से सेल हो गए? इसमें अब नया मतलब खुद का तो जेनेटिक मटेरियल है ही, साथ में क्या आ गया? चॉइस ऑफ जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए, वो भी आ गया है इसके अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफॉर्म सेल। क्योंकि अब वो ट्रांसफॉर्म हो गए ना, बदल गए। जैसे पहले वही वापस स्पाइडरमैन ही ले लेती हूँ, है ना। आप बोलोगे मैम आपको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, नहीं मेरे को कोई दो और पसंद है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। या हल्क, तो पर हल्क गामा रेडिएशन के कारण हुआ था, अपन स्पाइडरमैन पे स्टिक करते हैं। ठीक है, तो स्पाइडरमैन पहले क्या था? नॉर्मल सेल था, तो उसके सारे नॉर्मल ह्यूमन सेल्स थे। पर जैसे ही उसके अंदर क्या आ गया? ट्रांसजेनिक स्पाइडर का जेनेटिक मटेरियल आ गया, वो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म ह्यूमन नहीं बोलेंगे, उसके सेल्स को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म सेल्स। आई बात समझ में? मूव करें आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे। अब बोलोगे मैम इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे क्या? हाँ पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन में लगा देंगे। तो फिर सेक्शन ए जो 2 मार्क का है उसमें से ये 0.5 इसकी वैल्यू हो गई, अगले 2 पार्ट्स में और बचा हुआ 1.5 या 0.5 और फिर 1, ऐसा मार्किंग करके छोटे कॉम्बिनेशन, सब कॉम्बिनेशंस बना के तुमको पूछ लेंगे। भैया आना आ तो कहीं भी सकता है। अब देखो, यही जो एक लाइन का आंसर है कहने को, पर उन्होंने उठा के केस स्टडी में दे दिया। पहले केस स्टडी में बहुत सारा कुछ बकवास कर दिया। ठीक है, और फिर उसके तुमने देखा ना सब पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक सब पार्ट ये हो सकता है। आई बात समझ? चलो आगे मूव करते हैं। तो अब तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि अगर वो शॉर्ट आंसर टाइप है तो 2 मार्कर में भी आ सकता है। भैया अब तो क्या सब पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स हैं, वो कहीं भी फिट हो सकता है। स्टेट द रोल ऑफ थाइमस एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जल्दी बताओ, लिम्फॉइड ऑर्गन जब बोला तो क्या याद आता है? मैम 2 तरीके की लिम्फॉइड ऑर्गन होती है। बहुत बढ़िया। पहली मैम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। मैम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है बोन मैरो और आता है थाइमस। तो बोन मैरो में होता ये है मैम कि सारे जो हमारे WBC है वो फॉर्मेशन ही वहीं पे होता है, बनते वहाँ है, डेवलप वहाँ होते हैं, और मेच्योर होने कहाँ जाते हैं? हमारे थाइमस वाली ग्लैंड पे। थाइमस कहाँ है? करेक्ट जगह, सेंटर में, हार्ट के ऊपर। ठीक है, छोटा सा छोटी सी ग्लैंड है, वापस 14 ईयर तक एक्टिव रहती है और धीरे धीरे 14 ईयर के बाद डिग्रेड होने लगती है। तो वहां पे वो क्या होती है? उनको ट्रेनिंग मिलती है, मतलब मैच्योर होते हैं। ट्रेनिंग किस चीज की मिलती है? हमने वैक्सीन लगाया ना, तो मेमोरी सेल वो बनाते चलती है। मेमोरी सेल किसकी मदद से? मैम बी लिम्फोसाइट और TH लिम्फोसाइट। बहुत बढ़िया। और जल्दी बताओ सेकेंडरी। बोलोगे मैम सेकेंडरी तो शायद पूछा नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। अरे बोल दो ना, क्या पता उसका कुछ सब पार्ट हो तो अपने को काम आएगा। मैम सेकेंडरी में आता
आते हैं पेयर्स पैचेस, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, उसके बाद अपेंडिक्स, ये सारे आते हैं किसमें मैम सेकेंडरी में। तो यहाँ क्या करते हैं मैम, एंड लिम्फ नोड। तो कुछ नहीं मैम, यहाँ पे ये सारा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है बस बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि आने दो किसको, यहीं कूट के दिखाते हैं, मतलब मार के दिखाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखते हैं बचा हुआ क्वेश्चन, नेम द सेल्स दैट आर रिलेटेड फ्रॉम इट एंड मेंशन देयर फंक्शन। लो हमने ऑलरेडी बोल दिया, चलो पढ़ते हैं। थाइमस इज वन ऑफ द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। मैच्योरेशन, मैंने बोला था ना ट्रेनिंग मिलती है, यहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है बॉडी का। तो ट्रेनिंग मतलब क्या, मैच्योरेशन। ट्रेनिंग मत लिख के आना है ना, ये समझने के लिए, याद करने का तरीका बता रही हूं। मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर इन थाइमस। T cells produced in bone marrow get matured in thymus and are released from here. T cell do not themselves produce antibody but help B cell to produce them. They are also responsible for cell mediated immune response. आई क्या बात समझ में। तो थाइमस में ट्रेनिंग किसकी होती है, हमारे कमांडर भैया की होती है, भैया नहीं कमांडर सर की होती है। ठीक है, भैया तो ऐसा लगेगा दूध वाला भैया है ना, सब्जी वाला भैया है, वो नहीं। तो ट्रेनिंग किसकी होती है, मतलब ये हेडक्वार्टर किसका है, कमांडर लोगों का हेडक्वार्टर है। कमांडर कौन है हमारी बॉडी में, टी हेल्पर लिम्फोसाइट या इन जनरल टी। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कहाँ होता है टी मैम, बोन मैरो, वो भी क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और ट्रेनिंग कहाँ होती है, मतलब मैच्योरेशन कहाँ होता है मैम, थाइमस में। अच्छा, तो ये क्या करता है ट्रेनिंग करके मैम, हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए। पर मैम आपने बताया था जो टी लिम्फोसाइट है वो कितने में डिवाइडेड है, टी हेल्पर जो बेसिकली हमारा कमांडर है, टी किलर मतलब ये कैसे है, अंडरटेकर जैसे। अंडरटेकर अब तुमको कैसे बताऊं, मतलब शार्प शूटर जैसे, ऐसे समझ लो। ठीक है, जो मतलब जिसको बस बोलो यहाँ हमला करना है, वो ना यहाँ देखेगा ना यहाँ देखेगा, बस उस सेल के अंदर घुस के उसको मार देगा। तो सिंस वो सेल के अंदर घुस के मारेगा तो देखो किस टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया था जो तुम्हारे बुक में अनफॉर्चुनेटली मेंशन नहीं है, टी सप्रेसर, क्योंकि अब इतना मार दिया है और सपोज करो सब मर गए तो कमांडर बोलेगा अरे रोकने वाली भी टीम भेजो। तो रोकने वाली कौन टीम है, टी सप्रेसर। सप्रेस करना, रुक जाओ, हो गया, खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, रुक जाओ। आई बात समझ, चलो तो इतना हुआ क्लियर। तो थाइमस वापस बोलो जल्दी जल्दी, थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या करता है, यहाँ पे मैच्योरेशन होता है, किसका मैच्योरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट का। यहाँ पे क्या मिलता है, मतलब ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग नहीं लिखोगे, मैच्योरेशन नहीं लिखोगे। जो किसको हेल्प कर रहा है, वो बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है, और साथ में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, यही सारे वो वर्ड्स है जो अगर मैं गई इस बार अगर गई चेक करने के लिए, मैं नहीं मतलब कोई भी जाए चेक करने के लिए, तो आंसर की में यही मेन वर्ड्स लिखे रहते हैं। अगर ये वर्ड लिख के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 5, नेम एंड एक्सप्लेन। ठीक है, बताना है और एक्सप्लेन करना है क्या, द इंटरैक्शन दैट इज सीन बिटवीन क्लाउनफिश एंड सी एनीमोन। भैया क्लाउनफिश एंड सी एनीमोन, तो अगर तुम्हें याद होगा जब हम इसका वन शॉट पढ़ रहे थे, इनफैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था कुछ इस तरीके सा था, ऐसा सी एनीमोन नहीं, तो नॉर्मल अलग बन रहा है थोड़ा डायग्राम। चलो रुको, तो तुमने ऐसा देखा था कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये क्या था, सी एनीमोन, जिसके क्या थे, टेंटिकल्स थे, और उसके बीच में कौन बैठा हुआ था, फाइंडिंग नीमो, है ना। ओके, ये मछली अजीब सी बन रही है पर तुम्हें समझने के लिए बनवा रही हूँ। ठीक है, तो तुमने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, कार्टून्स में भी देखा होगा, जो फाइंडिंग नीमो वाली मछली रहती है ना, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है फाइंडिंग नीमो नहीं, उसका नाम क्या है, क्लाउन फिश। ठीक है, अब वो छुपने के लिए क्या करती है, एक ऐसे तुमको लगा होगा कि उसे घास वास जैसे जगह जाती, घास नहीं है भैया, वो क्या है, अब नॉर्मल इंसान को लगेगा कि प्लांट के अंदर छुप जा रही, प्लांट नहीं, वो खुद एनिमल है, उस एनिमल का नाम क्या है, सी एनीमोन। अब देखो सी एनीमोन तो वहीं बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्टेशनरी है, वो वहीं पे बैठा रहेगा। ठीक है, अब वो वाटर के वेव्स के साथ ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई उसके पास आया तो उसको मार देगा, मतलब पास कौन आया, जो उसका प्रेडेटर रहेगा। ठीक है, उसको मार दिया अपने टेंटिकल से, उसको क्लाउन फिश से को लेना देना। ठीक है, तुम आओ, रहो, जाओ, घूमो यहाँ पे, मेरे को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं तुम आओगे तो भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगा, कौन, सी एनीमोन, और जाओगे तो भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे सपोज करो क्लाउन फिश है, उसको लग रहा है कि नहीं कोई बड़ी मछली आ रही खाने, तो उसने क्या किया, फट से जाके सी एनीमोन में क्या कर लिया, छुप गई। ठीक है, तो छुप गया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द जेंडर। ओके, ये मछली अच्छी नहीं बन रही है तो मैं मिटाई देती हूँ, अपन नॉर्मल बच्चों वाली मछली बना लेते, ऐसी वाली।
ठीक है, चलो समझने से मतलब है, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब देखो, अब क्या हुआ कि जैसे ही सी एनिमोन को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, मतलब एक ऐसा रिलेशन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या है, अनअफेक्टेड। पर वही क्लाउन फिश को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि अगर इसको खाने वाली कोई बड़ी मछली आ गई तो उसने छुपने के लिए किसके पास चले गई, सी एनिमोन के पास। और वो बड़ी मछली को लगा अरे अगर इस सी एनिमोन के पास गई तो वो अपने टेंटिकल चुबा के मेरे को मार डालेगा। तो वापस यहाँ पे फायदा किसका है, सिर्फ क्लाउन फिश का। अनअफेक्टेड कौन है, सी एनिमोन। तो रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। तो यही तो पूछ रहे हैं, चलो देखते हैं। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्लाउनफिश एंड सी एनिमोन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इज इंटरेक्शन वेयर वन पार्टनर get benefited while the other is not affected in any way. In this case, clownfish get protection and hence it is benefited while sea anemone is not affected in the course of interaction. हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव रीजन वाई। वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। डीएनए कैन नॉट पास इनटू अ होस्ट सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो पूछ रहा है बताओ भैया डीएनए जो सेल मेम्ब्रेन से पास क्यों नहीं हो पा रहा। तो याद करो ये हो नहीं पाता इसलिए हम उन सेल्स को किसके साथ ट्रीट करते हैं, डाइवेलेंट कैटायन। कुछ याद आया? अब याद आया क्यों नहीं हो पा रहा? या फिर हम क्या करते हैं, हीट शॉक मेथड देते हैं। अब रीजन मैम ये तो याद आ गया कि उसको पास करवाने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं, पर हो क्यों नहीं पाता? तो देखो जरा आंसर। वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ व्हाट, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये तो पता ही है हमको। और डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज, जो क्या किसकी वजह से है, फॉस्फेट ग्रुप। आगे पढ़ो। विच मीन इट हैज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। अब बोलोगे मैम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, तो जल्दी से याद करो, तुमने 11th ग्रेड में पढ़ा था, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये मैं लिपिड बायलेयर बना रही हूँ, है ना। तो इसका जो हेड रहता है वो कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है, वाटर लविंग रहता है। और जो टेल रहती है वो कैसी रहती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये क्या कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सब 11th में पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में, ठीक है। तो अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी रहती है, फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है, बायलेयर रहती है। और हमारे कौन से रीजन की बनी हुई रहती है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है। डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल व्हिच फेस अ प्रॉब्लम इन पासिंग थ्रू द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब डीएनए कैसा है, उसको भी पानी अच्छा लगता है, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक है। बट अब अगर उस डीएनए को जाना है, सपोज करो ये है डीएनए, वो हाइड्रोफिलिक यहां तक तो आ गया, पर अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इतना मैं ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, वो कैसा है, वाटर हेटिंग, है ना, या हाइड्रोफोबिक रीजन। पर डीएनए खुद कैसा है, उसको वाटर पसंद है। तो बताओ एक जो हाइड्रोफिलिक है और एक जो हाइड्रोफोबिक है, क्या इसको इसमें से पास करने देगा, नहीं करने देगा। इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, किसका, डाइवेलेंट कैटायन या फिर हीट शॉक मेथड, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। It is extremely energy consuming process. This is the reason why host cell are made competent to take up DNA। और competent कैसे बनाए जाते हैं, वही जो अभी 2 मेथड्स पढ़ी, याद रहेगा। तो वापस इससे मैम याद क्या रखना है कि डीएनए कैसा है, एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। और हमारे लिपिड बायलेयर कैसी है, जो लिपिड बायलेयर मतलब जो सेल मेम्ब्रेन कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर है, जो कैसी है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक रीजन से। हाइड्रोफिलिक तो बाहर है, पर बीच वाला जो रीजन है जो बेसिकली पास करना है वो हाइड्रोफोबिक है। अब जैसे हाइड्रोफोबिक वाला रीजन तो क्रॉस हो जाता है, पर बीच में कहां अटक जाता है डीएनए, इसी जगह पे अटक जाता है। क्यों, क्योंकि वो एरिया कैसा है, बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, इसलिए डीएनए पास नहीं कर पाता। मूव करें आगे। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहे हैं, प्रोटीएज आर एडेड ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्रोटीएज मतलब क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। कैसे पता चला मैम, अरे किसी भी चीज के पीछे अगर एज लिखा हो मतलब वो पहले क्या हुआ, एंजाइम, और उसके सामने जो चीज लिखी हो मतलब वो उसका डाइजेशन कर रहा है। तो क्या लिखा है, प्रोटीएज आर एडेड ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं हमको डीएनए चाहिए भैया, सेल नहीं चाहिए, ना सेल के प्रोटीन्स चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सारा कचरा हट जाना चाहिए। तो सिर्फ प्रोटीएज नहीं यूज होता बल्कि सेलुलेज भी यूज होता है, ठीक है। काइटिन का अगर सेल वॉल काइटिन की बनी तो काइटिनेज भी यूज होता है। याद आया कुछ? चलो आंसर देखते हैं।
For genetic engineering process, it is important that the isolated DNA is free of any other biomolecule. It is in its purest form. याद करो, ये तो तुमने किया था स्कूल में. अब बोलोगे मैम पर वहां पे तो हमको याद नहीं, हमने प्रोटीनेज या ऐसा कुछ किया था. हाँ, वहां तुमने ये इस टाइप के मेथड नहीं यूज की थी, वहां पे चिल्ड इथेनॉल डाल के बाकी पूरा डेब्रिस मतलब सेल वॉल, क्योंकि वहां प्लांट सेल से एक्सट्रैक्ट किया था, तो सेल वॉल और बाकी पूरा साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली नीचे सेटल डाउन हो गए थे, और चिल्ड इथेनॉल डाल के उसको इंसोल्यूबल बना के स्पूलिंग से बाहर निकाल दिया था. पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना सा भी कचरा नहीं चाहिए हमको डीएनए में, हमको प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए. इसलिए हम सेल वॉल को तोड़ने के लिए, अगर फंगल सेल वॉल होगी तो काइटिनेज, सेलुलोज की सेल वॉल होगी तो सेलुलेज, अगर प्रोटीन को हटाना है तो प्रोटीएज. आगे देखते हैं. द डीएनए इज इंटरवेड अराउंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन. तो डीएनए किसके आसपास घुमा हुआ रहता है? याद करो जब तुमने पढ़ा था टर्म 1 का, तो ये डीएनए है, इसको पैक करना है ना. जैसे अपन अमेज़न से कोई चीज मंगाते हैं तो वो बबल रैप करके आती है, ठीक है, पैक होके आती है, फिर तुम आके तोड़ फोड़ देते हो, और तोड़ फोड़ मतलब अमेज़न का जो कवरिंग है वो हटा देते हो और फिर अंदर से अपना मटेरियल निकालते हो, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है. सपोज करो कपड़े मंगा रहे हो मिंत्रा से, ये वो, ठीक है, आई बात समझ में. पर हर चीज कैसे होती है? बबल रैप करके आती है. तो सिमिलरली अगर डीएनए की रैपिंग किससे होती है? हिस्टोन से. अगर याद होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा, ऐसा ऐसा कॉइलिंग होती है ना, इस टाइप की कॉइलिंग, याद आया कुछ? यहाँ पे क्या रहता है? ऑक्टामेर रहता है. किसका? हिस्टोन का. और हिस्टोन एडेंट है क्या भैया? प्रोटीन ही है. ये सब टर्म 1 में पढ़ा हुआ है. तो देखो, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए इट इज ट्रीटेड विद प्रोटीएज एंजाइम विच डिग्रेड प्रोटीन टू रिमूव एनी सच प्रोटीन विच मे इंटरफेयर विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस. आई बात समझ में? तो सीधा सा आंसर प्रोटीएज, मतलब ऐसा एंजाइम जो किसको डिग्रेड करे? प्रोटीन को. क्यों प्रोटीन को डिग्रेड करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डीएनए किसके अराउंड रैप्ड है? एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, और हिस्टोन भी क्या है? प्रोटीन. तो हमें डीएनए क्या चाहिए? प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए. आई बात समझ में? चलो अब इसका पार्ट सी देखते हैं. सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रेफर्ड इन अ वेक्टर. वो बोल रहे कि सिंगल क्लोनिंग साइट को क्यों प्रेफर किया जाता है? तो देखो, सिंगल क्लोनिंग साइट आर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब कैसे? ई कोराई 1, ठीक है. सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रेफर्ड इन अ वेक्टर बिकॉज मल्टीपल क्लोनिंग साइट वुड रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट, thus complicating the process. अब होगा क्या? अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट हो जाएंगे तो हर जगह डीएनए इंसर्टेड रहेगा और उसका क्या बनता जाएगा? कॉपी बनते जाएगी. कॉपी से प्रॉब्लम नहीं, पर छोटे 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 फ्रेगमेंट बन जाएंगे, और अपन को छोटे फ्रेगमेंट नहीं, एक सॉलिड 1 फ्रेगमेंट चाहिए, ठीक है. इसलिए जनरली क्या करते हैं? सिंगल क्लोनिंग फ्रेगमेंट लेते हैं. इतना हुआ क्लियर? मूव करें आगे. चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द मेडिसिनल वैल्यू एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. देखो फिर से आ गया वही बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. तो तुम देख रहे हो कंटिन्यूसली 2020 के दोनों सेट्स में था बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन, 2019 के पहले के भी दोनों सेट्स में वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से अलग ही प्यार है भैया. मैंने पहले ही बताया था जब मैं पढ़ा रही थी कि सीबीएसई वालों को उस पर्टिकुलर एक पेज से बहुत ज्यादा प्रेम है ना, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन उठा के देते ही है. और कौन सा? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटेटम. चलो पेनिसिलियम नोटेटम बोला मतलब मैम पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो किसी को किल करने में हेल्प करती है और जिसका वैक्सीनेशन में भी यूज करते हैं, टेटनस में यूज करते हैं, ठीक है. आगे मोनास्कस परप्यूरस. अरे मोनास्कस परप्यूरस मतलब क्या है मैम? स्टैटिन. स्टैटिन क्या है मैम? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, ठीक है. एंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. मैम पॉलीस्पोरम, स्पोरम से याद किया था स्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए, जो है एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दिया जाता है. वही तो सब लिखना है. देखो पेनिसिलियम नोटेटम, इट प्रोड्यूसेस एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन व्हिच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड. किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. कैसे डिस्कवरी थी? एक्सीडेंटल डिस्कवरी. अच्छा, पेनिसिलिन का दूसरा नाम मैम वंडर ड्रग. अच्छा, और ये कैसे डिस्कवर हुआ था मैम? वो ग्रो कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस, ग्रो हो गया पेनिसिलियम नोटेटम और उससे एक केमिकल रिलीज हुआ. जब पता चला ये केमिकल उसको मार रहा है तो पता चल गया भैया एक और कुछ नहीं बल्कि एंटीबायोटिक है. अच्छा बताओ, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ नहीं रहे पर हम रिवाइज कर रहे हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इसकी फुल पोटेंशियल डिस्कवर किया था? कौन से? हार्वर्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन, ठीक है. एंड विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड वाइडली यूज्ड एज एंटीबायोटिक, ठीक. अगला मोनास्कस परप्यूरस. इट प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ ड्रग कॉल्ड एज स्टैटिन दैट आर यूज्ड टू
लोअर द कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। तो ये किनको दिया जाता है? जिनको क्या आया है या जिनको किसकी प्रॉब्लम है? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक बोलेंगे क्या वो क्वेश्चन में? नहीं, वो क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अच्छा, एक और बात बताओ, ये स्टैटिन किसकी तरह काम करेगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। तो क्या करेगा? वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को बनने ही नहीं देगा। क्लियर है? अगला, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो स्पोरम से याद किया था क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इट प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिन ए विच इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट या ड्रग। क्यों इम्यूनोसप्रेसिव? क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिजेक्शन क्यों होता है? क्योंकि मैम हमारी बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ की पावर होती है। सर डब्ल्यूबीसी रिकॉग्नाइज कर सकती है कि अरे भैया ये सेल अपना है और ये सेल किसी और का है, तो जो सेल किसी और का उसको हटा ही दो, पूरे बॉडी से फेंक दो। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब बट ऑब्वियस किसी और का ही तुमने सेल लिया है ना, तो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है। इतनी मुश्किल से तो इस इंसान को किडनी मिली है, ठीक है, मुश्किल से ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अपनी बॉडी ही अगर रिजेक्ट कर देती तो ऑपरेशन का और सबका मतलब क्या रहा? इसलिए उस पेशेंट को किस पे रखा जाता है? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग पे। क्लियर है? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ, पहला रोल बताना है हाई टेम्परेचर, दूसरा प्राइमर्स एंड बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस इन कैरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अरे तुम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही बोल दो, सबके रोल आ जाएंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब क्या मैम? पीसीआर। अच्छा तो बस जल्दी बताओ, हाई टेम्परेचर मतलब क्या मैम? हाई टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, तो बेसिकली ये डीनेचुरेशन कराता है। डीनेचुरेशन मतलब मैम जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो टूट के बन जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है, अगला प्राइमर। मैम दो सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हैं क्योंकि प्राइमर बाउंड होता है उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से और हेल्प करता है किसको? तुम्हारे पॉलीमरेज को कि भैया यहाँ आ जाओ और मेरे को नहीं, मतलब मेरे साथ अटैच होके और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको टेम्पलेट की तरह ट्रीट करके क्या करो? रेप्लिकेशन स्टार्ट करो। अगला बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। अरे मैम ये वही बैक्टीरिया है जिससे क्या ऑब्टेन किया है? टैक पॉलीमरेज। ये बैक्टीरिया कैसे है मैम? एक्सट्रीमोफाइल, थर्मोफाइल है, हाई टेम्परेचर पे जीने वाला बैक्टीरिया है। तो हमने इसी का क्या ले लिया? इसी का पॉलीमरेज ले लिया। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमरेज को कितना हाई टेम्परेचर झेलना है? डीनेचुरेशन के लेवल वाला 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। तो उतने में क्या ये डीनेचुरेट नहीं होगा, मतलब ये खुद जो हमारा पॉलीमरेज है वो उसका स्ट्रक्चर और हर चीज मेंटेन रहेगी इतने हाई टेम्परेचर पे भी। तो इसलिए इस पॉलीमरेज को यूज करते हैं। पढ़ना शुरू करें। पहला, हाई टेम्परेचर। द फर्स्ट स्टेप इन पीसीआर इज डीनेचुरेशन। इन दिस स्टेप हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज सेपरेटिंग द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड। Since the two strands are held together by hydrogen bonding, at high temperature it is required to break down these bonds and separate the two strands. तो दोनों स्ट्रैंड बनी कैसे थी? डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से है? अरे ATGC, A और T के बीच में डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। याद आया? ओके उसके बाद प्राइमर अ स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड that are complementary to the regions of DNA. They are required for the in vitro synthesis of DNA molecule during PCR. हुआ क्लियर? कितने सेट्स यूज करते हैं? 2 सेट्स। आगे देखते हैं कौन सा? बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस का। तो बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉल्ड टैक पॉलीमरेज which is resistant to denaturation by heat treatment. This enzyme is used to amplify a specific DNA fragment in polymerase chain reaction PCR technique. The enzyme utilizes building block DNTPase, deoxynucleotide, to extend the primer. याद रहेगा। मूव करें आगे। अब देखो, बोलोगे मैम यहाँ डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। उन्होंने क्या पीसीआर की टेक्निक पूछी है क्या? नहीं। उन्होंने तो उसकी सब पार्ट्स पूछे, तो सीधे सीधे सब पार्ट्स लिखो और खत्म करो। यही अगर उन्होंने बोला होता कि एक्सप्लेन विद इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंड एक्सप्लेन पीसीआर टेक्निक, तो फिर तुम पीसीआर का पूरा डायग्राम बनाते। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फ्लो चार्ट। ओके, गिवन बिलो। अच्छा ये फ्लो चार्ट उन्होंने दिया है, मतलब बेसिकली इक्वेशन दी है, एंड कंप्लीट the equation that follow by identifying 1, 2, 3, 4 and 5। तो भैया ये 1, 2, 3, 4 and 5 ये कुछ और नहीं, ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी की इक्वेशन है एट अ गिवन टाइम t+1। देखो ये हमने ऑलरेडी किया है, सेम इसी तरीके से किया हुआ इक्वेशन पूछा था। देखो यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दे दी और फिर पूछ रहे बताओ 1, 2, 3, 4 क्या है। और 2019 के ही पहले वाले सेट में, जो हम फर्स्ट सेट हमने डिस्कस किया था, वहां पे उन्होंने बोला था कि राइट डाउन द इक्वेशन
ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन टाइम व्हेन द टाइम टेकन इज t+1। तो बेसिकली वही पूछ रहे हैं। तो वो बताओ 1 क्या है, 2 क्या है। तो हमने क्या किया था, जो एडिटिव प्रॉपर्टीज थी, एडिटिव प्रॉपर्टी मैम कौन सी, ये था तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें 2 चीज ऐड होती थी। कौन सी 2 चीज ऐड होती थी, एक थी बर्थ रेट, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नेटालिटी। दूसरा क्या ऐड होता था, इमिग्रेशन। इसमें से इन दोनों का सम करोगे और क्या माइनस करोगे, जो सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डेथ रेट या फिर मोर्टालिटी या फिर एमिग्रेशन। तो देखो जरा आंसर, B मतलब बर्थ रेट, I मतलब इमिग्रेशन, D मतलब डेथ रेट, E मतलब एमिग्रेशन। ठीक, मेंशन द डिफरेंट वे बाय विच द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी मेजर्ड। अरे बाबा ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे वो इन जनरल पूछ रहे कि बताओ कैसे मेजर करोगे, पर क्वेश्चन तुमको अलग अलग उसी के सब पार्ट्स देके एक अलग क्वेश्चन बनाया गया था। जैसे उन्होंने पूछा था, बताओ एक लेक में तुमको मछलियों का पता लगाना है कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हमने उसका क्या आंसर लिखा था कि हम पर कैच कितनी मछलियां पकड़ी गई उसका यूज करके, उस डेटा को यूज करके आइडिया लगाएंगे कि क्या है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो देखो जरा कौन कौन से टेक्निक है, क्वाड्रेंट मेथड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले तो ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा, जो क्या बोलते हैं आंसर की वैल्यू बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लो, पहले समझ लो। तो क्वाड्रेंट मेथड, इट इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर डायमेंशन टू मेजर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल, द नंबर ऑफ पार्थेनियम प्लांट इन अ गिवन एरिया कैन बी मेजर्ड यूजिंग क्वाड्रेंट मेथड। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ये अगर फार्म है तुम्हारा, ठीक है, ऐसा फार्म नहीं होता, बोलोगे मैम ये कौन सी घास लगा रही है आप, ठीक है, सपोज सपोज करो ये ऐसी घास लगी हुई है, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ कम है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक स्क्वायर लेंगे और उसके अंदर वो पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने ऑर्गेनिज्म है वो काउंट करेंगे। ऐसे स्क्वायर स्क्वायर करते हुए हम इस पूरे इसका एरिया का आइडिया लगाएंगे। सेम जैसे वो है ना, जैसे मछलियों को कैच किया, तो अगर एक लेक में पता लगाना है कि कितनी स्पीशीज है, कितने नंबर है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के, तो पर कैच जितनी मछलियां पकड़ में आई उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सेम सिमिलर वैसी मेथड है। दूसरी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इट इन्वॉल्व द काउंटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द गिवन एरिया। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नंबर of bacteria grown in a petri dish, their colonies are counted. हम colonies count करते हैं। तीसरा, indirect method, in this method there is no need to count the organism individually. Example, the number of fishes caught per trap give the measure of their total density in a given water body. तो ये काम की चीज है, ये तुम्हारी बुक में पैचेस में लिखी हुई है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये काम की चीज है कि अगर उन्होंने, अब बोलोगे मैम ये कैसे आएगा, या तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जैसे 2019 के पेपर में दिया है, या फिर वो क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक को क्वेश्चन बनाएंगे और फिर पूछेंगे बताओ इसका मतलब, वो बोलेंगे कि बताओ कि तुमको फिशेस काउंट करनी है एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, तो क्या करोगे। तो ये जो है इसके पहली वाली लाइन उसका आंसर हो गया। वो बोलेंगे अच्छा बताओ कि तुमको पता लगाना है कि बैक्टीरिया में, एक पेट्री डिश में कितने बैक्टीरिया है, तो क्या करोगे, तुम उसकी नंबर ऑफ कॉलोनी काउंट करोगे। फिर वो पूछेंगे अच्छा बताओ एक पार्थेनियम प्लांट है, उसका तुम्हें पता लगाना है पॉपुलेशन डेंसिटी एक फार्म में, तो क्या करोगे। तो उसका आंसर क्या है, उसके पहले वाला लाइन है, क्वाड्रेंट मेथड लगाओगे। मूव करें आगे। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला पेपर है, ब्रॉड वाला जो सेट है 2019 का सीबीएसई का, वो होता है खत्म। क्या करोगे, रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के लिए मैम कहाँ जाएं, कहीं नहीं घबराओ, मैं बता रही हूँ। वेबसाइट पे जाओगे, टाइप करोगे www.magnetbrains.com, जैसे एंटर करोगे ये होम पेज आएगा, अपना ग्रेड सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर चैप्टर सेलेक्ट करोगे और सुनने लगोगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें और आगे पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, हाफ ऑफ मार्क इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहना है। तब तक मिलेंगे, तब तक बने रहो, पढ़ते रहो, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्टडी हार्ड।